जैसा कि आप सभी को पता है, देश के अंदर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। फर्स्ट फेज के इलेक्शन हो चुके हैं। ये 19 अप्रैल को हुए थे 102 सीटों पर। इसका एग्जिट पोल भी मान के चलिए आ चुका है। 102 सीटों के जो एग्जिट पोल है वो किस तरह से आ चुका है कि अभी एक दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ, जिसमें देश के एक बहुत बड़े लीडर, सबसे बड़े लीडर, एक आम सभा में बोल रहे थे और बता रहे थे कि यूपीए की सरकार में जब सरदार मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि देश के अंदर जो भी धन संपदा और जो चीज़ें हैं उन पर पहला अधिकार, नाम लेकर के उन्होंने कहा कि समुदाय मुस्लिम समुदाय का है। ये बात कल चुनावी रैली में देश के मौजूदा जो सबसे बड़े लीडर हैं उन्होंने कही और कहा कि कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को देश की दौलत सौंप देना चाहती है। तो ये एग्जिट पोल है, जो उनकी बौखलाहट है और जो उनकी ज़बान भाषा है वो एग्जिट पोल का नतीजा है कि नतीजा 102 सीटों पर जो चुनाव हो चुके हैं वो क्या है। सही नतीजे तो इलेक्शन जब पूरा हो जाएगा 1 जून को, उसके बाद जब गिनती होगी 4 जून को, तब आएंगे। पहले फेज के इलेक्शन के बाद अब सत्ताधारी पार्टी के लोगों की ज़बान ख़राब होगी। उनके अंदर आप देखेंगे एग्रेशन बहुत हो जाएगा। उनके भाषणों में ऐसी बातें होंगी जो बेबुनियाद, बेतुकी होती हैं। अभी भी जब कोई सभा उन्होंने की है सत्ताधारी पार्टी एनडीए गठबंधन ने, तो जनता के सरोकार से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर बात करने की कोशिश नहीं की गई है। तो बातें की जा रही हैं वो मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंच गई हैं। मंदिर की बात हो रही है, कैंडिडेट अपने साथ में भगवानों के पोस्टर लेकर के घूम रहे हैं, उनकी तस्वीरें लेकर के घूम रहे हैं और चुनाव आयोग सोया हुआ है। रथ चल रहे हैं, रथों पर मंदिर की तस्वीरें लगी हुई हैं और प्रचार हो रहे हैं। चुनाव आयोग आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ है। जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी सेकंड फेज के चुनाव 26 अप्रैल को होने हैं, आज 22 अप्रैल है, 4 दिन बाकी है। सेकंड फेज के बाद और ज़्यादा एग्रेशन, गुस्सा, तिलमिलाहट नज़र आएगी एक गठबंधन के नेताओं के अंदर। आज भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एक बयान में कहा है, एक जनसभा को संबोधित करते हुए, कि कांग्रेस पार्टी की नज़र मंदिर और मठों की दौलत पर है, मंदिर और मठों पर है, वो इन पर कब्जा करना चाहती है। कोई भी लीडर एनडीए गठबंधन का जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता की क्या समस्याएं हैं, जनता को क्या परेशानी है, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। एक साहब राजस्थान में बात कर रहे थे जनसभा में और बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर भुखमरी फैली हुई है।
उत्तर प्रदेश और बिहार की जितनी आबादी है, इससे ज़्यादा भारत के अंदर शुगर, मधुमेह जिसको कहा जाता है, उसके मरीज हैं। 85 करोड़ लोगों को भारत की सरकार 5 किलो राशन दे रही है। पाकिस्तान के अंदर भुखमरी फैली हुई है, ऐसा अभी एक नेता बता रहे थे। खुद जो सबसे बड़े नेता हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि मैं घर में घुस के मारता हूँ, मैं घर में घुस के मारता हूँ। बेशक मार सकते हैं, ताकत जब होती है इंसान में तो सड़क पे ही मारता है, चौराहे पे ही मारता है, घर में घुस कर के ही मारता है। अखलाक को भी मारा घर में घुस के, ट्रेनों में भी मारे जाते हैं, घर में घुस के भी मारे जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है। ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं आज, फिर ये बात हम मुस्लिम समाज से करना चाह रहे हैं। देश के 140 करोड़ लोगों में से 17% मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। बहुत थोड़े से चंद लोग हैं, बहुत थोड़े से, जो फासिस्ट हैं, कम्युनल हैं, उपद्रवी हैं, फसादी हैं, देशद्रोही भी हैं। चंद लोग हैं, वो लोग जानते हैं कौन है वो। बाकी देश की जो जनता है उसके अपने इशूज़ हैं, मुद्दे हैं, उसकी अपनी ज़रूरतें हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, सड़क, बिजली, पानी, दवाइयाँ, लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली हो। नेता चाहते हैं कि उनके हाथ में सत्ता हो, हुकूमत हो। जिसके पास सत्ता आ जाती है वो चाहता है कि मेरे हाथ से सत्ता न जाए और मैं हमेशा हुकूमत करता रहूं। और वो हुकूमत करने के लिए फिर इस तरह की बातें और इस तरह के काम करते हैं जो बहुत बुरे भी होते हैं, बड़े ख़तरनाक भी होते हैं और जनता के लिए मुसीबत साबित भी होते हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना के वक्त में अचानक लगा हुआ लॉकडाउन, ये सब मुसीबतें थी। ये आसमानी मुसीबतें नहीं थी, कोई भूकंप नहीं आया था, कोई तूफ़ान नहीं आया था, कोई बाढ़ नहीं आई थी। कोरोना के वक्त को आप याद करें तो मालूम होगा किस तरह की मुश्किलों से हर इंसान को उस वक्त जूझना पड़ा था। हर इंसान डरा हुआ था। एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोग न जाने कहाँ कहाँ दौड़ रहे थे और किस किस से सिफारिशें करा रहे थे। जिनके पास कुछ था वो लोगों की मदद भी कर रहे थे, राशन बांट रहे थे लोग गरीबों को। अब सरकार 85 करोड़ लोगों को राशन बांट रही है और पाकिस्तान में भुखमरी है। पाकिस्तान की आबादी उत्तर प्रदेश के बराबर 22-25 करोड़ है तकरीबन। वहाँ अगर ये मान लेते हैं कि 5 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं, तो अगर हम कंपैरिजन भारत से करेंगे तब भी यहाँ पर पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा भुखमरी है और गरीबी है, बेरोजगारी है। ये ऐसे हालात हैं, इस तरह की बेरोजगारी है जो अब से पहले कभी किसी ने देखी नहीं होगी। जिस नौजवान को देखो वो परेशान है, काम नहीं है उसके पास,
उसके 24 घंटे का वक्त रिकॉर्ड जाता है मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, टिकटॉक अब यहाँ बैन है, एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपना टाइम ख़राब करते हैं। होटलों पर काम है ही नहीं उनके पास। जो फैक्ट्रियाँ थी ताले लग चुके हैं। जो मैन्युफैक्चरर थे, फैक्ट्रियों के मालिक थे, वो ट्रेडर हो गए, चाइना का माल ला करके बेचते हैं। मुनाफा भी उनको अच्छा मिल जाता है इसका। भारत से जब चाइना का माल खरीदने पर रोक लगी तो बांग्लादेश और नेपाल से माल खरीदने लगे एक्सपोर्टर्स, क्योंकि चीन ने बांग्लादेश के लिए और नेपाल के लिए बहुत सारे आइटम्स पर टैक्स फ्री कर दिया था। हम बात कर रहे हैं अभी जो एक बड़े नेता ने अपनी रैली में एक समाज को टारगेट करके कहा, मनमोहन सिंह की सरकार का नाम लेकर के, कि यूपीए की सरकार में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि देश के जितनी भी चीज़ें हैं उन पर पहला अधिकार मुस्लिम समुदाय का है। वैसे भी कमज़ोर की, गरीब की मदद करना चाहिए, ये इंसानी तकाज़ा भी है कि गरीब अगर कोई इंसान है, कमज़ोर कोई इंसान है तो उसकी मदद की जाए। आज मुसलमान किस हालत में है, SC ST के लोग हज़ारों साल से किस हाल में हैं, जो आदिवासी समाज है वो किस हाल में है, सब जानते हैं। अमीर लोगों को गरीबों की तकलीफ़ों का अंदाज़ा नहीं होता है, और सियासी लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं होता है, और जो सत्ता में होते हैं वो तो बेरहम हो जाते हैं। उनके पास दिल नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती। जब से ये वीडियो उनका सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, लोगों के बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही हैं। सोचा बात की जाए। मुस्लिम कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी किसी भी तरह का हमला आपके ऊपर करे, ज़बानी हमला हो, हाथों से हमला हो, और किसी भी तरह से आप खामोश रहें, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया न दें, सहनशील बने, बर्दाश्त करने की कोशिश करें। सब्र और शुक्र दोनों आला दर्जे की इबादतें हैं। सब्र करें, खामोश रहें। भटकाना चाहते हैं लोग, बड़े लोग, हार से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बेचैनी है उनके अंदर। जो एग्जिट पोल 102 सीटों का सामने आ रहा है, 90 सीटें हाथ से जा रही हैं पहले झटके में। अब चुनाव के दिन, काउंटिंग के दिन, जिस दिन काउंटिंग होगी, वोटों की गिनती होगी, बशर्ते उस दिन नतीजे ठीक आए, गिनती सही हो, और जो EVM मशीन है उसको लू, जाड़ा, बुखार, खांसी, लूज मोशन वगैरह ना हो। मशीन है, कुछ भी हो सकता है उसको। तो ये जो घड़ा है जो भर चुका है, और वो फूटने वाला है, फूटने का वक्त आ चुका है। हर चीज़ का एक अंत होता है, आखिर होता है, ख़त्म होती है वो। दहशत हो, जुल्म की हुकूमत हो,
आप हो, खत्म होकर के रहते हैं। अब जो घबराहट नज़र आ रही है, तो जो घड़ा हमने बताया वो भर चुका है। नतीजों से डरे हुए हैं। जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी जनता के सामने आई है, अब वो घर घर तक पहुंच गई है, गांव देहातों के अंदर पहुंच गई है, हर घर में पहुंच गई है। और लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़े डाकू निकले। चीज़ें जब तक दबी रहती हैं, छिपी रहती हैं, सच्चाई सामने नहीं आती, लोग जैसा बताया जाता है भरोसा कर लेते हैं। मुसलमानों का नाम लेकर के बात कही जा रही है और चुनाव आयोग खामोश है। कोई नोटिस जारी नहीं हो सकता चुनाव आयोग की तरफ से कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। एक कम्युनिटी को आप गालियां दे रहे हैं। जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे उनको सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। तो जो साहब भाषण दे रहे थे वो खुद 6 भाई बहन, उन्होंने खुद भी शादी की। शादी के बाद वो परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ नहीं रहे, पत्नी को छोड़ दिया उन्होंने और अपनी ज़िंदगी जो थी तो दूसरी तरह की, इसको ऐशो आराम की ज़िंदगी कहते हैं, हम उसके साथ में आराम ही जोड़ेंगे। ऐशो आराम की ज़िंदगी उन्होंने तय की, चुनी और वो जी रहे हैं। परिवार के साथ रहते, उनके अपने बच्चे होते, तो कुछ दर्द होता उनको, बच्चों का भी, और एहसास होता है कि फैमिली वाले लोग फैमिली को किस तरह से पालते हैं, किस तरह से वो सर्वाइव करते हैं। बड़ा स्ट्रगल करना होता है एक आम आदमी को। न जाने कितनी बार उसको मौत आती है। अपनी एक ज़िंदगी में वो सैकड़ों हज़ारों मौत मरता है। कई बार तो एक एक दिन में कई मरतबा मरना होता है। वो अपनी ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाता, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरा नहीं कर पाता है, उठता रहता है, मरता रहता है। इन लोगों ने तकलीफ़ें नहीं उठाई हैं, परेशानियों को नहीं देखा है, उनका सामना नहीं किया है, और लोगों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, कहते हैं परिवारवाद, ये राजा हैं, ये महाराजा हैं। लेकिन इनसे बड़ा राजा महाराजा कोई नहीं है। एक और बात उन्होंने कही कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उनको बताना चाहिए था कौन षड्यंत्र आपके खिलाफ रच रहा है। आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है इस भूमंडल में, आपसे ताकतवर कोई नहीं है। कौन है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, किस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, बताना चाहिए था। क्योंकि जब साजिशें होती हैं तो महलों के अंदर से होती हैं, हमले बाहर से होते हैं। सत्ता के आसपास जो लोग होते हैं वही षड्यंत्र रचते हैं। तो क्या उनके जो करीबी हैं, अडानी, अंबानी, सरकार में अपने साथी, वो लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं? क्योंकि हारने वाला शख्स इसी तरह के बातें करता है, दूसरों पर दोष मोड़ता है,
मुस्लिम समाज बिल्कुल एहतियात बरते और वोट करे जिसको उसका दिल चाहे, किसी की बातों में ना आए, ज़रा भी अपना टेम्परामेंट लूज न करे, सोशल मीडिया पर कोई प्रतिक्रिया न दे, क्योंकि जो मकसद है बयान देने का वो यही है कि हमारी बात पर लोग जवाब दें, पलटवार करें और फिर हम इनको डिरेल कर दें। इंडिया गठबंधन के लीडर्स भी उम्मीद है कि किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया ऐसी बातों पर नहीं देंगे। लोगों की जो ज़रूरतें हैं आप उन पर नहीं बात कर रहे हैं, ये अफसोस की बात है। 10 साल आपने हुकूमत की है, आप बताएं हमने 10 साल में क्या किया है, कुछ तो बताएं किसी को। कोई बुकलेट छाप करके लोगों को दे देनी चाहिए थी कि देखें ये है, हमने ये काम किए हैं। वही घूम फिर के धर्म, जाति, सांप्रदायिकता और सॉफ्ट टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी। एक और जानकारी यहाँ दिए देते हैं आपको। इंडिया गठबंधन की तरफ से अगले 1-2 दिन के अंदर सेकेंड फेज के चुनाव से पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक दस्तावेज सामने आने वाला है। सरकार बनने पर किन मुद्दों को वो पूरा करेंगे, प्रायोरिटी में कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिनको फ़ौरन किया जाएगा, उसमें तफसील से ये बातें दर्ज होंगी। अभी ये खबर मीडिया में नहीं है, लेकिन हमें जानकारी है तो हम आपको बता रहे हैं कि अगले 1-2 दिन के अंदर ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इंडिया गठबंधन की तरफ से सामने आने वाला है। अब की से चुनाव जो चल रहे हैं इस वक्त लोकसभा के, ये कोई समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है। भूल जाइए समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, आरजेडी को, टीएमसी को। जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। आम आदमी बहुत परेशान है। हर चीज़ की एक हद होती है। लोगों की परेशानियां हदों से पार जा रही हैं। तो अब ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया। जनता चुनाव लड़ रही है। कोई ये नहीं देख रहा है कि इंडिया गठबंधन में कौन उम्मीदवार है, या समाजवादी पार्टी का कौन उम्मीदवार है, या कांग्रेस का कौन उम्मीदवार है। जो लोग वोट कर रहे हैं या करेंगे, एनडीए गठबंधन को देख रहे हैं 10 साल में क्या उन्होंने किया, लोगों को ज़िंदगी में क्या सहूलतें दी, और दूसरी तरफ अपने आप को देख रहे हैं। तो वो खुद के लिए वोट कर रहे हैं। इससे ये जो बेचैनी हुई है वो स्वाभाविक भी है। हार लोगों को कमज़ोर कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान हारता नहीं, हारता है। ह्यूमन हिस्ट्री में जो उससे मानव का, जो इंसानों का इतिहास है, लिखा पढ़ी के अंदर, हम दूसरी तरह के इतिहास की बात नहीं कर रहे कि 10,000 साल पहले हमारे पास मिसाइल थे और 25,000 साल पहले हमारे पास इंटरनेट और विमान थे। ह्यूमन हिस्ट्री ब्रिटेन में जब से मौजूद है, इस धरती पर सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन हुआ है मोहम्मद अली किले।
अभी तक उसके बराबर का कोई भी स्पोर्ट्समैन किसी भी खेल में नहीं हुआ है। ऐसी शौहरत कभी किसी को नहीं मिली है। बॉक्सर थे वो भी हारे, हमेशा वो नहीं जीते। हार का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी तरह से जैसे इंसान पैदा होता है तो उसको मरना होता है। लाजवाल चीज़ें नहीं है, नथिंग गोज़ टू इन्फिनिटी। ख़त्म होना है। ये ज़मीन, ये आसमान, ये चाँद, सूरज, सितारे, ये पहाड़, ये दरिया, सब टेम्परेरी है, एक दिन ख़त्म होंगे। कोशिश करें कि जो बातें हो रही हैं उन बातों से बहकावे में ना आए। लोग कोशिश करते रहेंगे, छेड़खानी करते रहेंगे, जिनको जो करना है उन्हें करना दें। आप खामोश रहें। शुक्रिया आप सभी का।